फ्रेंड्स, आज के यूट्यूब वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन 2009। और ये आपको पता ही है कि 2009 के जो आरटीई एक्ट आया था, ये अपने आप में एजुकेशन की जर्नी में एक माइलस्टोन है इंडियन एजुकेशन के लिए। तो आरटीई 2009 कई मायनों में बहुत खूबियों लेके आया, जिसको ए टू जेड समझने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आरटीई 2009 से रिलेटेड वो सभी जानकारियाँ मिलेंगी जो हो सकता है कि आज तक आप वो नहीं जान पाए हों। और ये सारी जानकारियाँ किसी न किसी कॉम्पिटिशन्स में काम आने वाली जानकारियाँ हैं। हर टीचर को, हर बीएड स्नातक को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009 और इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आरटीई एक्ट का बैकग्राउंड क्या रहा और इस आरटीई एक्ट में कौन-कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे एजुकेशन के लिए माइलस्टोन साबित हुए। जो आपको सभी को जानकारी है कि आरटीई एक्ट 2009 अपने आप में एक ऐसा माइलस्टोन है जो 6 से 14 साल के बच्चों तक के लिए अपने आप में एक इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में ये आता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा आता है कि जो 6 से 14 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट देता है। आरटीई एक्ट 2009 के बैकग्राउंड को अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A इसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया और ये 86th अमेंडमेंट के बाद आया था। और इसका जो बिल आया था फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन एज ए लॉ 26 अगस्त 2009 को आया और नोन एज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये इस एक्ट का पूरा नाम है। और ये इन्फोर्समेंट में आया था 1 अप्रैल 2009 में और ये पूरे ऑल इंडिया में लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इन 1960 यूनेस्को कन्वेंशन में एजुकेशन के डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित आर्टिकल 1-2 है जो एक खास बात कहता है। वो ये कहता है कि ऑल टाइप्स लेवल्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द कंडीशन अंडर व्हिच इट इज गिवन। इसका मतलब ये कि जितने भी टाइप के एजुकेशन हमें दिए जाते हैं, जिसका भी एक्सेस होता है स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, तो वो जिस रूप में भी दिए जाते हैं वो ही एजुकेशन होता है। एजुकेशन का यहाँ सीधा डेफिनेशन इस रूप में किया गया है कि ये एक लाइफ के लिए कैसे स्टैंडर्ड और क्वालिटी एक्सेस देता है जो हर हाल में सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। सेक्शन 3 को समझते हैं आरटीई 2009 के मद्देनजर की आरटीई 2009 का सेक्शन 3 क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें ये बात कही गई है कि एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till completion of elementary education। सेक्शन 3 में ही ये बात की गई है कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं वो किसी न किसी नेबरहुड स्कूल में दाखिला लेंगे और अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को वो कंप्लीट करेंगे। और सेक्शन 3 का जो सब सेक्शन 1 है उसके तहत ये प्रोविजन दिया गया है कि नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्जेस or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. So, subsection 1 of section 3 it declares, ये डिक्लेयर करता है कि बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को किसी भी रूप से किसी भी फॉर्म में उसको किसी भी कोई भी चार्ज, कोई भी फीस हमें किसी भी अथॉरिटीज को नहीं देनी। तो ये अपने आप में एक सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 अपने आप में डिक्लेयर करता है सेक्शन 3 की ये 6 से 14 साल के बच्चों को दिया जाएगा और इसमें सभी बच्चों को फ्री और विदाउट एनी चार्ज एजुकेशन दी जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आरटीई 2009 की। सेक्शन 6 के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 6 क्या है। सेक्शन 6 गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज की जो जिम्मेदारियां हैं
उसके बारे में बताता है। और ये उन्हीं जिम्मेदारियों में है कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज मिलकर ये तय करें कि बच्चे को हर हाल में स्कूल मिले। और ये एक डेडलाइन दिया गया था कि जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के 3 साल के भीतर भीतर ये सारे स्कूल्स का बंदोबस्त कर लेना। कंपल्सरी एजुकेशन का जो क्लॉज है वो सेक्शन 8 इस बारे में ज्यादा क्लेरिफाई करता है। सेक्शन 8 सेज कि ऑब्लिगेशन ऑफ द it is the obligation of the appropriate government to provide free elementary education to every child of the age of 6 to 14 years, and just to ensure compulsory education and compulsory admission, compulsory attendance, and it's compulsory to complete the full tenure and duration of the elementary education by every child. तो ये सेक्शन 8 इस बात को कहता है कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ये इंश्योर करें, ये ऑब्लिगेशन है कि सिर्फ दाखिला देने से काम नहीं चलेगा, कि दाखिला देने के बाद भी उन बच्चे को प्रॉपर अटेंडेंस देना और वो उनकी रेगुलरिटी मेंटेन करना और उनको इस तरीके से एजुकेशन का प्रोविजन कंटिन्यू करते रहना सो दैट कि वो बच्चा अपना एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करके जाए। ऑब्लिगेशन ये नहीं है कि एडमिशन दिया जाए, ऑब्लिगेशन ये है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन हर हाल में कंपल्सरी रूप से दिया जाए और वो बच्चे कंप्लीट करके जाए। अच्छा, जो भी अथॉरिटीज हैं उनका जो मेन टारगेट है कि उनकी इंश्योर करें कि उनके नेबरहुड बच्चों के 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके नेबरहुड में कोई ना कोई स्कूल हो। इस संबंध में कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका उनके घर के रेडियस से विद इन 1 किलोमीटर कोई ना कोई प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। और जो अपर प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होंगे उनके लिए 3 किलोमीटर का एक दायरा सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत ही उनको स्कूल इंश्योर करना ये लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। स्कूल बिल्डिंग देना भी ये इस आरटीई एक्ट 2009 की एक बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे कि स्कूल बिल्डिंग में ही एजुकेशन दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया गया है। साथ ही साथ टीचिंग स्टाफ भी कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए। ये सभी चीजों पे भी जोर दिया गया है। तो यहाँ पे एक बात निकलती है कि आरटीई 2009 सिर्फ क्वांटिटी पे जोर नहीं देता है कि सभी लोगों को एनरोल किया जाए, बल्कि इस बात पे भी जोर दिया जाता है कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन रिसीव करें, ग्रहण करें। लर्निंग इक्विपमेंट को भी स्कूल में खरीद के और लर्निंग मटेरियल के रूप में उसे रिसोर्सेज के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ये भी एक बाइंडिंग है लोकल अथॉरिटीज के ऊपर। और चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए भी एक इंश्योर करना है गवर्नमेंट को कि किसी भी रूप से उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ना हो, कोई भी भेद करने वाली कोई भी ऐसी क्रिया ना हो, कोई कार्य ना हो जिससे कि वो उनके मन मस्तिष्क पे कोई ऐसा एक्सप्लोटेशन आ जाए, मेंटली वो हैरेस हो जाए कि वो स्कूल छोड़ के चले जाए। तो इस बात को भी इंश्योर करना होता है हर लोकल अथॉरिटीज को, स्कूल को, कि बच्चे हर हाल में स्कूल में पढ़ें। और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए स्पेशली है कि उन्हें कोई भी हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। एक और जो इंश्योर करना होता है लोकल अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को कि टू इंश्योर स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटी। जो टीचर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। फ्री सर्विस तो है ही, पोस्ट सर्विस जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है उस पर भी खास जोर देने की बात कही गई। ensure and monitor admission, attendance and completion of elementary education by every child। ये इंश्योर करना कि हर बच्चा एडमिशन लेता है, उसकी अटेंडेंस चल रही है और एलिमेंट्री एजुकेशन वो पूरा करके जाता है। ये इंश्योर करना लोकल अथॉरिटीज का और गवर्नमेंट का, स्कूल का काम है। इंश्योर गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी इंश्योर करना जरूरी है। लोकल अथॉरिटीज के बारे में सेक्शन 9 में क्लियरली कहा गया है कि एक लोकल अथॉरिटी होगी और वो लोकल अथॉरिटी का जो मेन टास्क होगा वो ये होगा कि बच्चों के रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि उनके एडमिशन, अटेंडेंस और एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए।
और ये इंश्योर करना लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि स्कूल की बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ और लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नीड्स हैं वो फुलफिल किए जाए। ये इंश्योर करना भी लोकल अथॉरिटी का ही काम है कि जो माइग्रेंट फैमिलीज के बच्चे हैं उनके एडमिशन को इंश्योर किया जाए। और ये एक और टास्क है लोकल अथॉरिटी का कि वो मॉनिटर करे कि स्कूल अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए एक एकेडमिक कैलेंडर बनाए और लोकल नीड के हिसाब से लोकल सेलिब्रेशंस को ध्यान में रखते हुए ये कैलेंडर बनने चाहिए। ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन सेक्शन 10 में इस बात को मेंशन किया गया है कि सेक्शन 10 में कि पेरेंट्स और गार्जियंस के ड्यूटीज क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो सेक्शन 10 में इस बात के लिए जोर दिया गया है कि हर पेरेंट्स और गार्जियन की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट जरूर कराएं अपने नेबरहुड स्कूल में। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। ऐसा ना करने पे उन्हें लापरवाही का आरोप लग सकता है, उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। प्राइवेट स्कूल का क्या रोल होगा आरटीई 2009 में, ये एक पहलू है जो हमें देखना चाहिए कि सेक्शन 12 में प्राइवेट स्कूल के बारे में कहा गया है और इस बात के बड़ा एम्फेसाइज किया गया है कि प्राइवेट स्कूल के ऊपर एक बैंडिंग होगी, कम से कम उनके जो भी क्लास और सेक्शन की कैपेसिटी होगी उसके 25% सीट्स वो रिजर्व रखेंगे और जो वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत उन बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। तो इसमें प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल सभी को इस मिशन में शामिल किया गया है और आरटीई 2009 इस बात को कंप्लाई कर रही है, इंश्योर कर रही है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ने जाएँ। तो प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीट, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, उसके लिए बाइंडिंग से बाध्यकारी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। सेक्शन 13 ऑफ आरटीई 2009 क्या कहता है? ये बड़ा क्लियरली बैन लगाता है कैपिटेशन फीस पे और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, कोई भी पैरेंटल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए कि बच्चे के एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं, कोई क्राइटेरिया भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पे स्ट्रिक्टली वायलेशन ऑफ लॉ में काउंट किया जाएगा और इसके लिए बकायदा पनिशमेंट और फाइन की व्यवस्था भी की गई। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 आरटीई 2009 का जो है वो ये कहता है कि नो चाइल्ड एडमिटेड इन ए स्कूल शैल बी हेल्ड बैक इन द सेम क्लास। एक ही क्लास में बच्चे को आप नहीं रख सकते, उसे आप प्रमोट करना ही होगा और कोई उसे स्कूल से भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो सेक्शन 16 बच्चों के लिए खासा महत्व का प्रोविजन है जिसमें बच्चा एक बार दाखिला ले लेगा तो वो बढ़ेगा ही और पढ़ेगा ही और आगे वो एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करके ही बाहर निकलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर स्कूल्स, ये एक प्रोविजन किया गया है आरटीई 2009 में कि सेक्शन 18 और 19 के तहत एक प्रोविजन किया गया है कि कोई भी स्कूल होंगे जो आरटीई 2009 के अंतर्गत काम कर रहे होंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, उसके लिए होगा कि एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन वो लेना पड़ेगा उन्हें। अगर वो जिस स्कूल के पास ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन नहीं है और ये सर्टिफिकेट उसी के बेस पे दिया जाता है जो स्कूल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है, जैसे कि जितने टीचर्स होने चाहिए वो होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, एलिजिबल टीचर्स होने चाहिए। जो इन इन सारे नॉर्म्स को पूरा करते हैं उन्हें ही सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है जो कि उनके कंटिन्यूटी के लिए स्कूल के लिए जरूरी होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे स्कूल सरकारी हो। नॉट पॉसिबल टू रन द स्कूल विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, इस बात की काफी चर्चा की गई। अब ये सेक्शन 21 में अगर आप देखेंगे कि सेक्शन 21 क्या है, सेक्शन 21 एक इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेक्शन 21 स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, जो मेन टास्क है इसका टू मॉनिटर द स्कूल। मॉनिटर को इसको स्कूल का मॉनिटर का जिम्मेदारी दी गई है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसमें इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें पेरेंट्स को भी लिया गया है जिसका कॉम्पोजिशन 3/4 होता है टोटल मेंबर्स का। और दूसरा कॉम्पोजिशन है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड वीकर सेक्शन का, रिप्रेजेंटेशन भी इस ग्रुप में है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में और ये इनकी संख्या वहाँ के पॉपुलेशन के बेस पे है, यानी कि प्रोपोर्शनेट है। जो भी उनका जिस अनुपात में वहाँ पे ये लोग मिलते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप होगा, वीकर सेक्शन होगा, उसी अनुपात में उनको कंपोजिशन में इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। वुमन रिप्रेजेंटेशन काफी 50% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं के लिए सुनिश्चित। सेक्शन 22 ऑफ आरटीई 2009 क्या कहता है कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान विल बी प्रिपेयर्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल डेवलपमेंट का प्लान जो होगा
वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से भी होगा और उसका एक राइट भी होगा कि वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ही स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाए। सेक्शन 23 इस बात को इंश्योर करता है कि मैंडेटरी ओनली सुटेबल क्वालिफाइड टीचर्स वुड टीच इन द स्कूल। ये मैंडेटरी कर दिया गया है सेक्शन 23 के तहत कि सिर्फ और सिर्फ सुटेबल और क्वालिफाइड टीचर्स ही स्कूलों में पढ़ाएंगे। As per section 23, teachers not having the minimum qualification would have to acquire it within 5 years. और जो टीचर्स क्वालिफाई नहीं है, यानी कि जिस समय ये इम्प्लीमेंट हुआ था उस समय की बात है, तो उसके लिए उनको एक मौका दिया गया था कि 5 साल के भीतर-भीतर यानी 2010 के बाद 2015 तक वो अपनी क्वालिफिकेशन को पूरी कर लें, तभी वो स्कूल में रह पाएँगे। सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कहता है टीचर्स की ड्यूटी के बारे में और इसमें ड्यूटीज़ में क्या बातें की गई हैं टीचर्स की कि पहली बात ये की गई कि मेंटेनिंग रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल। स्कूल में उन्हें रेगुलर रहना है, छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं मारनी है और पंक्चुअल रहना है, रेगुलर रहना है। और दूसरा है कंप्लीशन ऑफ द गिवन सिलेबस विदिन द स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम में उनको सिलेबस को पूरा करना होगा। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि हर बच्चे की नीड को देखते हुए उनकी लर्निंग एबिलिटी को एसेस करना होगा और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो उन्हें एक पर्सनल एडिशनल इंस्ट्रक्शन देने की, वो भी टीचर्स की एक ज़िम्मेदारियों में से। होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स विद पेरेंट्स एंड गार्जियन के साथ टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो पीटीएम रेगुलरली ऑर्गेनाइज़ करें और अटेंड करें और पेरेंट टीचर से वो बात करें। सेक्शन 25 इस बात को इंडिकेट करता है कि मिनिमम रेशियो बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स विल बी मेंटेन। एक मिनिमम रेशियो यानी मिनिमम रेशियो का मतलब हुआ कि एक टीचर पे 20 या 25 बच्चा अधिक से अधिक रह सकता है, इससे अधिक नहीं। तो इस बात को इंश्योर किया गया सो दैट की क्वालिटी मेंटेन की जा सके। To achieve the objective, it will be mandatory to recruit teachers and also make them perform teaching duties. और इस बात के लिए भी है कि ये मैंडेटरी होगा कि जो रिक्रूटेड टीचर्स हैं वो अपनी टीचिंग ड्यूटीज ही करें। और सेक्शन 27 तो इस बात के लिए साफ-साफ मनाही करता है, प्रोहिबिशन करता है कि टीचर्स को किसी और कामों के लिए ना लगाया जाए, अदर देन टीचिंग के जो काम टीचर से कराए जाते हैं वो ना कराया जाए। हाँ, कभी-कभी कराए जा सकते हैं मगर इसको रूटीन वे में ना कराया जाए। सेक्शन 28 इस बात को कहता है कि ये कंप्लीट बैन ऑन टीचर्स एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्यूशन एंड प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी। सेक्शन 28 इस बात पे काफी एम्फसाइज करता है कि टीचर्स किसी भी हालत में प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। सेक्शन 29 इस बात को बताता है कि एक एकेडमिक अथॉरिटी होगी लोकल लेवल पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि करिकुलम और इवेल्युएशन को वो फ्रेम करेगा और साथ जब वो करिकुलम और इवेल्युएशन को फ्रेम करेगा तो साथ में उस बात को ध्यान में रखेगा कि इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें जो वैल्यूज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। साथ ही इस बात पे ध्यान रखेगा कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और बच्चों की नॉलेज बढ़े, बच्चों की जो पोटेंशियल और टैलेंट है उसमें डेवलपमेंट हो और बच्चों की फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को फुलेस्ट एक्सटेंट तक उसको डेवलप किया जाए सो दैट कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे में हो पाए और बच्चों को लर्निंग कराने के लिए एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग को प्रमोट किया गया है। डिस्कवर एंड एक्सप्लोरेशन इन अ चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड मैनर। बच्चे से चाइल्ड सेंटर्ड और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात की गई है सेक्शन 29 में, जो एकेडमिक अथॉरिटीज है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी। और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी और होगी कि वो स्कूल में एक बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट करे और जिसमें कि जो बच्चे का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो चाइल्ड्स का जो मदर टंग है, मातृभाषा है उसी में दिया जाएगा। मेकिंग द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा एंड एंग्जायटी। बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो, कोई भय ना हो। इन स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि बच्चों में एक फ्री एक्सप्रेशन आए, एक फ्रीडम आए, जहाँ बच्चे को कोई भी बोझ ना लगे। तो सो दैट कि वो खुशी-खुशी एक हैपीली एजुकेशन ले सके। A child can freely express his or her views, CC evaluation of child so that कि बच्चे का हर एंगल से ना सिर्फ एकेडमिक बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज
में भी बच्चा जो पार्टिसिपेट करता है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। सेक्शन 29 में जो एकेडमिक अथॉरिटीज हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे। टू लेट रियलाइज ईच चाइल्ड अबाउट द नॉलेज एंड एबिलिटी टू अप्लाई द सेम, और बच्चे में नॉलेज और एबिलिटी इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो अपने डेली लाइफ में उसका यूज करें। एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाने की इसमें का प्रोविजन किया गया है, और जिसका काम होगा कि टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। उसका काम होगा कि नेशनल जो एडवाइजरी काउंसिल होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल को एडवाइस देंगे, सो दैट कि वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को के जो इस तरीके से एडवाइस दी जा सके कि ये इस एक्ट को इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट करा सके। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, इस चैलेंजेस को खासा ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत हैं। पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और सभी बच्चों को ये लागू किया गया है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसी के हिसाब से टीचर्स और बिल्डिंग काफ़ी रिक्वायर्ड चाहिए होती है, तो उसी हिसाब से मॉनेटरी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया के जो हालात हैं, उस हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है कि इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है, लेकिन फिर भी एक चैलेंज के रूप में है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, सो दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव किया जाए, स्कूल की बिल्डिंग को और अच्छा किया जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और अच्छे यूज किए जाए, टीचर्स के ट्रेनिंग पे और अच्छा यूज किया जा सके। सो फाइनेंशियल चैलेंजेस तो है। चैलेंजेस टू फाइंड ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, अभी भी स्कूल की संख्या तो काफी बढ़ गई है, हर जगह स्कूल तो खोलना ही पड़ेगा, लेकिन अब उस हिसाब से उसी रेशियो में टीचर्स अवेलेबल अभी नहीं है, और जो मिल भी रहे हैं तो पैरा टीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब इसमें तो साफ साफ प्रोविजन किया गया कि सिर्फ क्वालिफाइड टीचर्स ही रह सकते, इस वजह से एक स्कैरसिटी है। चैलेंज टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है इस एक्ट में, उस लेवल पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, एक अपने आप में चैलेंज। चैलेंज टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, क्वालिटी और इक्वालिटी जो एजुकेशन में आनी चाहिए वो अभी उस तरीके से नहीं आ पाई है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको दूर करना होगा। चैलेंज टू ब्रिंग चाइल्ड लेबरर्स टू स्कूल, अभी भी एक बड़ी समस्या है कि जो चाइल्ड लेबर वाले जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल तक अभी नहीं ला पाए हैं, थोड़े मात्रा में आए हैं लेकिन पूरे नहीं आ पाए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लेके आए और स्कूल में उनको पढ़ाई लिखाएं और एलिमेंट्री एजुकेशन दे पाए। बैरियर्स फॉर ऑर्फन्स जो होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं, तो उनके कई सारे कागजात नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बीपीएल कार्ड जैसे, तो वो उसमें एडमिशन के टाइम पे जरूरी कागजात वो पूरे नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि उनके लिए एक बंदोबस्त करना होगा, सो दैट कि वो इजिली इन रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर सके, कुछ रिलैक्सेशन देने की जरूरत है। सम स्टेट्स हैव नॉट नोटिफाइड, अभी काफी, हालांकि ये 2009 में जब इम्प्लीमेंट हुआ 10 में, तो सभी लोगों पे बाध्यकारी था, सभी लोग लागू करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जो उतने मनोयोग से इसको लागू नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये आखिरी जो चैलेंज है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इसमें। आप देखेंगे कि बहुत सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि चाइल्ड राइट्स कमीशन है जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत काम करता है, इसका इसका काम है आरटी एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना, और साथ में जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, कि वो बच्चों को स्कूल तक लेके आए, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है कि उनको वो इम्प्लीमेंट करवाए। तो सो ये जो कई एजेंसीज हैं, इनके काम तो निर्धारित कर दिए गए हैं, रोल दे दिए गए, लेकिन इनका आपस में कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है और इसका असर देखने को मिलता है। तो कुछ ये जो चैलेंजेस हैं, इनको दूर किए बगैर हम अभी उसकी कामना, अच्छे स्कूलिंग की कामना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे स्कूल को अच्छे क्वालिटी के एजुकेशन को देने के लिए इन चैलेंजेस को दूर करना बेहद जरूरी है।